आपने किसी संग्रहालय में इस तरह के मन के बांट तथा फलक देखे होंगे। ये सभी सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंध रखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के आरंभ के संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा शिल्पकारी के साक्ष्य मिलते हैं। इससे पता चलता है कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। इनमें निर्वाह के तरीके एक समान थे, जैसे कि पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों से भोजन, जिसमें मछली भी शामिल थी। हड़प्पा सभ्यता से मिले अनाज के दानों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वे कृषि करते थे। यहाँ बहुत से जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं, लेकिन हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। हमें खुदाई से मिली वस्तुएं कृषि प्रौद्योगिकी की तरफ संकेत करती है। आइए इन वस्तुओं को जानें। इन सब के अलावा हमें ऐसी वस्तुएं भी मिली है जिससे हड़प्पा सभ्यता का अनूठा पहलू सामने आता है। यह अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास है। इसका सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल मोहनजोदाड़ो है। यह बस्ती 2 भागों में विभाजित है। एक छोटा भाग ऊंचाई पर, जिसे दुर्ग का नाम दिया जाता है, तथा दूसरा बड़ा भाग नीचे बनाया गया है। इसे निचला शहर भी कहते हैं। आइए इसकी संरचना के बारे में जानें। हड़प्पा शहरों की विशिष्टता में जल निकास प्रणाली भी थी। हर घर की कम से कम एक दीवार को गली से जोड़ा गया था ताकि जल निकास आसानी से हो सके। यदि हम निचले शहर के गृह स्थापत्य की बात करें तो हमें पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो के घर आंगन पर केंद्रित थे। क्या आप बता सकते हैं लोग आंगन का उपयोग कैसे करते होंगे? आंगन का प्रयोग संभवतः खाना पकाने और कटाई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। गृह स्थापत्य को देखने से पता चलता है कि लोग एकांतता को भी महत्व देते थे। आइए गृह स्थापत्य से जुड़ी कुछ बातें जानें। निचले शहर में जहां आवास स्थानों के अवशेष मिले हैं, वहीं दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। इस स्थान से एक बड़े माल गोदाम के एक विशाल स्नान घर के अवशेष मिले हैं, जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थीं। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं, सामाजिक भिन्नताओं तथा शिल्प उत्पादन। आज हमारे समाज में बहुत सी भिन्नताएं हैं। क्या आप कुछ सामाजिक भिन्नताओं के बारे में बता सकते हैं? हमारे समाज में अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं। सभी के रीति रिवाज अलग अलग हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा सभ्यता में सामाजिक विभिन्नता को जानने के लिए शवाधानों का अध्ययन किया है। इनमें से कई पिरामिड राजकीय शवाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। इसके अलावा अलग अलग बनावट वाले शवाधान मिले हैं। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है विलास की वस्तुओं का अध्ययन। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं जैसे चक्कियां, मृदभांड, सुइयां, झावा आदि शामिल है। इसके अलावा कुछ दुर्लभ वस्तुएं अथवा महंगी वस्तुएं मिली हैं जो जटिल तरीकों से बनती थी। इनमें फयोन्स, जो कि घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनता था। इससे छोटे पात्र बनते थे जो संभवतः कीमती माने जाते थे, क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था।
सभी महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित है। कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से केवल सामान्य उपयोग की वस्तुएं ही मिली हैं। पुरातत्वविद एक बस्ती चुनहुदड़ों के बारे में बताते हैं जो मोहनजोदाड़ो से बहुत छोटी थी। यह शिल्प कार्य में संलग्न थी, जिसमें मन के बनाना, शंख की कटाई, धातुकर्म, मुहर निर्माण तथा बाट बनाना सम्मिलित थे। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है। आइए इसे जानें। इसके अलावा शंख, फयांस, पक्की मिट्टी का प्रयोग भी मन के बनाने में होता था। पदार्थों के आधार पर मन के बनाने की तकनीकों में भी भिन्नता थी, जैसे मनकों के अलावा शंख से बनी वस्तुएं, जिनमें चूड़ियां, करछियां तथा पच्चीकारिश सम्मिलित हैं, समुद्र तट के समीप स्थित नागेश्वर तथा बालाकोट से मिली है। यह इन वस्तुओं के उत्पादन केंद्र थे तथा यह माल यहां से दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। क्या आप बता सकते हैं कि पुरातत्वविद उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते हैं? पुरातत्वविद शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए सामान्यतः ढूंढते हैं। कभी-कभी कार्य करने के बाद बचे हुए टुकड़ों को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। यह कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। विवेक कुमार श्रीवास्तव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि किसी भी उत्पाद के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो क्या आपको पता है कि हड़प्पा वासी अपने रोजमर्रा की चीजों को कहां से हासिल करते थे? बिल्कुल, इस भाग में हम लोग उन्हीं बिंदुओं पर रोशनी डालेंगे जिनसे ये पता चलेगा कि हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादों के लिए क्या तरीके अपनाते थे। साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि एक जगह से दूसरी जगह संदेश भेजने के लिए हड़प्पा के लोग क्या तरीका अपनाते थे। इसके अलावा आपको ये भी पता चलेगा कि हड़प्पा सभ्यता में तराजू और बाट के भी अवशेष मिले हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और बातों पर चर्चा करें, आइए मूल विषय की ओर चलते हैं। हड़प्पा वासी शिल्प उत्पाद हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। इनमें बस्तियां स्थापित करना तथा अभियान भेजना प्रमुख है। आइए देखें उन्होंने कहां-कहां बस्तियां स्थापित की तथा वहां क्या उपलब्ध था। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए अभियान भेजने की नीति में स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा तथा सोना आदि इसी नीति का प्रयोग करते थे। पुरातात्विक खोजों से मिली चीजें लंबी दूरी के संपर्कों की ओर भी संकेत करती है। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी देते हैं। आपने बंद लिफाफों पर सील लगे देखा होगा। बिल्कुल उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में थैले की गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मुहरों से दबाया जाता है, जिससे मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ जाती थी। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। हड़प्पाई मुहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया है कि इन पर बना चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। ऐसा प्रतीत होता है
कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। हड़प्पा सभ्यता से बहुत से बाट तथा धातु से बने तराजू मिले हैं, जिससे पता चलता था कि विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत भी मिलते हैं। सत्ता के विषय में कुछ पुरातत्वविद अपने मत देते हैं, आइए इन्हें जानें। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा कार्यान्वित किए जाते होंगे। हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्र में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे, जिनकी भौतिक संस्कृति में बदलाव आया। आइए इन बदलाव को जानें। अब यह प्रश्न उठता है कि यह परिवर्तन कैसे हुए होंगे। आइए इनके संभावित कारणों को जानें। इनमें से कुछ कारण तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते। संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था और उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। हम सभी जानते हैं कि जब कोई चीज नष्ट हो जाती है तो लोग धीरे धीरे उसके बारे में सब भूल जाते हैं। ऐसे ही जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। लेकिन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, परंतु वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसे पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। एक बार अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मुहरें खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध रखती थीं। एक अन्य पुरातत्वविद राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मुहरों के समान मुहरें मोहनजोदड़ो से खोज निकाली। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। उनका कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। उन्हें भी कनिंघम की तरह ही आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। मार्शल अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर देते थे। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। लेकिन 1944 में IEM व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था।
यदि हम हड़प्पा सभ्यता के भूगोल को देखें तो इसका आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा सा कोई संबंध नहीं है। कच्छ में बहुत सी हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आईं। पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से बहुत से स्थलों की सूची में कई नाम जुड़ गए हैं। खोजों से बहुत ही कम वस्तुएं मिलती हैं जिनसे जानकारी ली जा सकती है, क्योंकि कुछ वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, कुछ वस्तुएं बहुमूल्य होती हैं जो या तो अक्षत अवस्था में मिलती हैं या फिर दोबारा प्राप्त नहीं की जा सकती। खोज से प्राप्त हुई वस्तुओं का वर्गीकरण होता है। यह वर्गीकरण प्रयुक्त पदार्थों या उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि वह वस्तु कहाँ से मिली थी। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। खोजों से मिली वस्तुओं की व्याख्या में कई समस्याएं आती हैं। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुओं जो असामान्य और अपरिचित लगती थीं, संभवतः धार्मिक महत्व की होती थीं। ऐसी ही मिली कुछ मूर्तियों को मातृदेवियां तथा पुरोहित राजा का नाम दिया गया। इसके अलावा कुछ मोहरों पर बने चित्रों का संबंध हिंदू धर्म से बताया गया है। हड़प्पा धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुमान के आधार पर किए गए कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं, लेकिन ऐसे बहुत से प्रमाण मिले हैं जहां यह आधार असफल रहे हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।